लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सबसे पहले हमने पढ़ा था आइसोटोप्स। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। आइसोटोप्स में हमने बोला था वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा। मतलब दो एटलीस्ट दो एलिमेंट्स चाहिए आपको जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा। मेक श्योर यू रिमेंबर दीज थिंग्स विद एग्जांपल्स। जैसे हमारे पास है कार्बन C612, C613 और C614। क्लियर है ना? यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। फिर हमने ये भी देखा था कि मास नंबर डिफरेंट किसकी वजह से आ रहा था, ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर? क्योंकि प्रोटॉन्स इसमें भी 6 होंगे, इसमें भी होंगे और इसमें भी 6 होंगे, बट न्यूट्रॉन नंबर इसमें 6 होगा, इसमें 7 होगा, इसमें 8 होगा। क्लियर है? क्योंकि ये 12 किसकी वजह से बन रहा है? इट्स बिकॉज ऑफ द न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। क्लियर है ना? नेक्स्ट आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या बोला था मैंने? इसमें क्या होता है, मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। जब भी आप एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेते हो ना, दैट मींस आपको एग्जांपल में क्या होगा, डेफिनेटली दो डिफरेंट एटम्स होंगे। सपोज मैं बात करूंगा C614 की, ठीक है, और साथ में लूंगा नाइट्रोजन 14। इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बट मास नंबर इज सेम। क्लियर? उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था नेक्स्ट? आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का दूसरा नाम आप ऐसे लिख सकते हो लेकिन वो इजी है, एग्जाम में वो नहीं पूछेंगे ये वाला नाम। आइसोन्यूट्रॉन्स, ठीक है ना? आइसोन्यूट्रॉन्स। आइसोन्यूट्रॉन्स मतलब वो वाली स्पीशीज जिनमें न्यूट्रॉन सेम होंगे। ये आपको याद रखना है। आइसोटोन्स में क्या लिखोगे आप? वो वाली स्पीशीज जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। तो एग्जाम्पल में आएगा कैल्शियम और पोटेशियम का। इसका है 19 एटॉमिक नंबर, इसका है 20 एटॉमिक नंबर, 40, और इसका कितना आएगा 19, और वो तो वो कितना गया 39। ठीक है ना? फाइन। उल्टा लिखा 20, 40, 19, 39। क्लियर है ना? तो अगर आप इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करोगे वो कितना आएगा? न्यूट्रॉन्स की फॉर्मूला क्या है आप बताओ? हाँ बताओ। A प्लस Z माइनस Z। A माइनस Z। A क्या है इसका 40 माइनस 20 वो कितना आएगा 20। नेक्स्ट A माइनस Z 39 माइनस 19 वो कितना आएगा 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में सेम आ रहे। तशना यार 10 मिनट की कथे चुका बात किया उसका फट से हेडशॉट याद है? ठीक है, नाउ पे अटेंशन। 20 यहाँ कोई यूजफुल डिस्कशन चल रहा था, ऊपर से रिकॉर्ड हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। बोलो, तो मैं नाम बोल के बोलूंगा कि मैंने किसको डालता है। क्लियर? राइट। और कैमरा रोटेट करके वीडियो भी उठेगा। नाउ पे अटेंशन। ये हो गया आइसोटोन्स। इज इट क्लियर ना? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। डन। उसके बाद नेक्स्ट लिखो आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। लिखा था? एग्जाम्पल्स भी किए था ना? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें थे वो आयंस। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस। नीट में तो कंफर्म आएगा, मेंस में आप घर एक प्रश्न गलती सान। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या होता है, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इसमें 10 होंगे और इसमें भी 10 होंगे, क्योंकि इसमें होते कितने एक्चुअल में 11 और इसमें कितने होते हैं एक्चुअल में 12। बट इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कितने बनेंगे 10, इसने दो लूज किए तो 10। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और भी है, यू कैन राइट मोर लाइक आइसोस्टर्स है, बट लीव दैट फॉर नाउ। लाइक छोड़ो इसको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लिखो आप डेवलपमेंट्स दैट लेड टू Bohr's atomic model. Developments that led to Bohr's atomic model. आप लोग जब नोट्स पे देखोगे वहां पे डायरेक्टली बॉर्स मॉडल डिस्कस किया है, बट रिसेंटली कुछ टाइम में मैंने चेंज किया इसका पैटर्न पढ़ाने का। यहाँ पे आपको पहले पढ़ना है कि बॉर्स मॉडल आया क्यों, उसकी जरूरत क्यों पड़ी और वो क्यों बना। ठीक है, आर वी क्लियर? हैव अ लुक हियर। इसके दो रीजंस हैं, बॉर्स मॉडल क्यों बना। इसके दो रीजंस हैं। एक है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस।
हैं. फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा. एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है. These two developments led to the discovery of या creation of Bohr's atomic model. Clear? Dual nature of electromagnetic radiation क्या होता है? इसके दो नेचर होते हैं. एक होता है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर. फाइन. एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है कि जब एटम पे आप लाइट फॉल करवाते हो, ठीक है ना, तो एटम क्या करेगा? सपोज ये एटम है, ये इसके शेल्स हैं. क्लियर? उस टाइम पे जब ये चीजें हम जो पढ़ रहे हैं ना, हम अभी बहुत पीछे हैं. शेल्स का कॉन्सेप्ट इतना था नहीं, सब शेल्स ये सब पता नहीं थी. ठीक है. जो रदरफोर्ड ने बोला था कि वो ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहे थे, बस उसका वो जनरल टर्म था, वो पूरा स्पेसिफिक नहीं था. तो यहाँ पे क्या, ये एटम है और इसके शेल्स हैं. एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्चुअली होता क्या है कि जब आप इस पे लाइट फॉल करवाते हो, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना लोअर शेल्स में, वो क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब द एनर्जी. क्लियर ना? एब्जॉर्ब करने के टाइम पे या उसके बाद ये जब एब्जॉर्ब करते हैं ना, ये हायर शेल्स में चले जाते हैं. सेकंड शेल से वो थर्ड शेल में चला गया. ठीक है. उसके बाद क्या करते हो आप? उसके बाद अगर आप वेट करोगे, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने एक्वायर की है, ये इसको रिलीज कर देता है और वापस आ जाता है. ठीक है ना? तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, उस टाइम पे ये एक लाइट का स्पेक्ट्रम बनाते हैं, लाइट के वेव, ये स्ट्रिप्स बनाते हैं. ठीक है. आइदर एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्बिंग एनर्जी और एट द टाइम ऑफ लूजिंग एनर्जी. एब्जॉर्ब करने के टाइम पे ये लोअर शेल से हायर शेल में जाते हैं, लेकिन लूज करने के टाइम पे ये हायर शेल से लोअर शेल में जाते हैं. उस टाइम पे ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ना, इसको हम पढ़ते हैं इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा. क्लियर? हमारे पास एक तरीका है इसको लिखने का, आप देखोगे फिर हम वो लेयर्स बनाते हैं. ठीक है. ऐसे यहाँ पे कलर्स प्रोड्यूस करते हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट पे. क्लियर? ये चीजें हम पढ़ेंगे. ये जो लाइन स्ट्रिप्स वगैरह बनती है, इनको हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा. और ये कब बनते हैं? आइदर एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्बिंग एनर्जी और एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग एनर्जी. क्योंकि एनर्जी आपको किसी फॉर्म में दिखता है ना, तो जब ये एनर्जी रिलीज करता है, जनरली हम पढ़ेंगे कौन सा, जब ये रिलीज करेगा. इसके दो टाइप्स हैं. एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा है एमिशन स्पेक्ट्रम. हमारे सिलेबस में एमिशन स्पेक्ट्रम है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम थोड़ा टफ है स्टडी करना. दिस वन इज इन आवर सिलेबस. तो एमिशन स्पेक्ट्रा के टाइम पे क्या करेंगे? वो एनर्जी उसने एक्वायर की, हायर शेल में चला गया, लेकिन जब वो रिलीज करेगा एनर्जी, वो एनर्जी हमें दिखती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट. क्लियर ना? उस लाइट को हम प्रोड्यूस करते हैं ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट. फिर वहां पे आप देखोगे कि बहुत सारे बैंड्स बन जाते हैं. कोई ब्राइट बैंड बनता है, कोई डार्क बैंड बनता है. क्लियर है ना? और सबकी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है. लाइक आपके वो जो विजिबल कलर्स होते हैं ना, वेवगाइड, वो दिख जाते हैं वहां पे. उसके अलावा और भी कलर्स होते हैं. क्लियर है ना? ये पूरा जो आप पढ़ते हो, ये किसमें पढ़ते हो आप? एटॉमिक स्पेक्ट्रा में. पॉइंट समझ रहे? एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? जब एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा. रिलीज करने के टाइम जब वो एनर्जी रिलीज करेगा ना, तो उस टाइम पे वो एनर्जी आपको दिखती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट. एंड वो हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रम में. आर वी क्लियर? हमें पर्टिकुलरली एमिशन वाला पढ़ना है, जब वो एनर्जी रिलीज करते हैं. इज इट क्लियर नाउ? ठीक है. यू प्लीज राइट सम लाइंस. क्या लिखा? डेवलपमेंट्स रिलेटिंग टू बोर्स मॉडल, या फिर ये लिखा? ये दोनों लिखो. फर्स्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन. हाँ, नोट्स भी प्रॉपर नहीं है, कुछ टाइम के लिए आपको लिखना पड़ेगा. फॉर फ्यू क्लासेस यू हैव टू राइट इट. जब तक हम वापस बोर्स मॉडल के साथ ये पॉइंट सेट करेंगे. देखो, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज द फर्स्ट रीजन दैट लेड गिव अस द बोर्स मॉडल. आप इसमें लिखो, इट मींस दैट लाइट हैज ड्यूअल नेचर. It means that light has dual nature. Both particle as well as wave. Both particle as well as wave nature. पार्टिकल वाली प्रॉपर्टीज भी इसमें होती है और वेव वाली प्रॉपर्टीज भी इसमें होती है. नेक्स्ट देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा. सेकंड, एटॉमिक स्पेक्ट्रा. देखो इसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज डिफाइंड एज electromagnetic radiations emitted or absorbed radiations emitted or absorbed
electromagnetic radiations emitted or absorbed by the electron during the transitions by the electron. by the electrons during the transitions between the energy levels in an atom. During the transition between the energy levels in an atom. Have a look here. जब ऑर्बिट बोलते हैं ना, ऑर्बिट का दूसरा नाम है शेल, एक और नाम है इसका और एनर्जी लेवल। ये जो एनर्जी लेवल मैंने लिखा ये कुछ नहीं है, शेल। क्लियर ना? देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा आपने क्या लिखा, दीज आर अगेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कब बनते हैं ये, कब दिखते हैं? जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, एमिट मतलब रिलीज करेगा। कब ये एब्जॉर्ब करते हैं या एमिट करते हैं? जब ट्रांजिशन हो जाता है बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। अभी क्लियर? जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ना एक लेवल से दूसरे लेवल में, या दूसरे लेवल से वापस फर्स्ट लेवल में आएगा, पहले पुराने वाले लेवल में, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपको दिखेंगी उनको हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। दे फॉर्म द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आर वी क्लियर नाउ? ठीक है ना। उसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हेडिंग डाउन दो आप, ये पहले लिखो नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सर शेल्स की अपनी अपनी एनर्जी होगी, मतलब अगर ये हम बोर्स मॉडल में पढ़ेंगे, इट्स ऑब्वियस होगी ना, क्यों नहीं होगी? सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये नजदीक है बहुत ज्यादा, तो इनके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पावर होगा, तो डेफिनेटली इसके पास डिफरेंट एनर्जी होगी। ये दूर है, फोर्स क्रिएट्स एनर्जी, डू यू नो दिस? ये नजदीक है तो फोर्स ज्यादा होगा या कम? फोर्स ज्यादा होगा, कैसे पता? ये नजदीक है ना, फोर्स यहाँ पे ज्यादा होगा। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है? नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है? अच्छा ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा है ना? डू यू नो ग्रेविटेशन फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ? इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना हाँ एग्जैक्टली, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेम गोज विद दिस, डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम। क्लियर है ना? तो डेफिनेटली एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। आर वी क्लियर ना? ठीक है, जितना नजदीक रहोगे ना उतना इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा होगा। जितना दूर जाओगे ना पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी दूर जितना होगा उतना कम होगा। प्लूटो का बहुत ज्यादा ये है बड़ा ऑर्बिट, ठीक, तो वो स्लो चलता है, उसको कितना टाइम लगता है तो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, तो सॉरी अराउंड द सन? नहीं, इट्स 239 इयर्स, ठीक है ना, 239 इयर्स। क्लियर? तो वो बहुत ज्यादा स्लो चलता है। स्लो चलने के टाइम पे क्या होता है वहां पे? उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी। लीव दैट कॉन्सेप्ट। जब एनर्जी चेंज हो जाता है, यहाँ पे शेल्स चेंज करते हैं अपना, ये इलेक्ट्रॉन्स अपना शेल चेंज करते हैं, उस टाइम पे जो एनर्जी दिखेगा आपको इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट वी स्टडी इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्लियर है ना? फाइन। अब देखो नेक्स्ट, नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। Nature of light and electromagnetic radiations. इसमें हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिस्कस करना है। नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब इसमें सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं। Can you define wave? What are you guys discussing? Is there any problem with this? ये समझ आ रहा है? Now pay attention. We are discussing nature of light and electromagnetic radiation. पहले हम wave discuss करेंगे, radiation discuss करेंगे, क्या होता है? Wave, radiations, vibration, they all are almost similar. Wave क्या होता है? Define wave. पढ़ा होगा ना wave? बहुत बार सुना होगा. Define wave. एनर्जी विदाउट मूविंग द पार्टिकल। जब एनर्जी ट्रांसफर होती है बट पार्टिकल है कैसे आंसर? इसमें क्रस्ट और ड्रॉप होता है ऐसे ही। हैव अ लुक हियर। Waves are disturbance originating from a disturbing source, clear, and travels in all the directions forming crusts and troughs, clear है ना? कहाँ से स्टार्ट होता है? एक वाइब्रेटिंग सोर्स से, एक डिस्टर्बिंग सोर्स से,
क्लियर? इट ट्रेवल्स इन ऑल द डायरेक्शन। आप जब पानी में पत्थर फेंकते हो ना, वो उसका सोर्स बन जाता है, जो डिस्टर्बिंग सोर्स है वो सोर्स बन जाता है उसका। फिर उसके बाद ये डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स। क्लियर है ना? यू राइट द डेफिनेशन ऑफ वेव फर्स्ट। A wave may be defined as wave may be defined as the disturbances which start from a wave may be defined as the disturbances which start from a vibrating source and travel outwards from vibrating source and travel outwards in the form of alternating crusts and troughs. Alternating crusts and troughs. ये आपने वेव को डिफाइन किया। Have a look at the definition. ये डेफिनेशन आप हमेशा याद रखोगे वेव के लिए। Have a look here. वेव होता है एग्जैक्टली। मान लो ये इसका सोर्स है, ये वाला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, क्लियर? और ये एक डिस्टर्बेंस है, क्लियर? जो स्टार्ट होता है किससे? एक वाइब्रेटिंग सोर्स से। और कहाँ पे ट्रैवल करते हैं वो? आउटवर्ड्स ट्रैवल करते हैं, लेकिन किस फॉर्म में? क्रस्ट ट्रफ्स, क्रस्ट ट्रफ, alternating crust as alternating troughs. Clear? It's a disturbance created by a vibrating source, and these disturbances travel outwards in the form of alternating crusts and alternating troughs. Is it clear? Definition clear हुआ? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये हो गया आपका वेव का डेफिनेशन। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? ये वो वाली वेव होती है, ये वो वाली रेडिएशन होती है जो दो चीजों से बना होता है। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड से। दैट्स व्हाई द नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है ना? तो ये एक ऐसी रेडिएशन है जो किससे बना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ एंड आल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ। क्लियर? जिस डायरेक्शन में वेव चल रहा है ना, जिस डायरेक्शन में वेव चल रहा है उसको ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। 3D बनेगा नहीं यहाँ पे, बट स्टिल आई विल ट्राई। सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। क्लियर? आपका वेव x एक्सिस में जा रहा है आगे, ठीक है? वो इस तरफ प्रोसीड कर रहा है, वेव डायरेक्शन, ठीक है? तो मैं इस वेव में इसका इस साइड से बना रहा हूँ। दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड? इसका y डायरेक्शन में। क्लियर है ना? फाइन। अब कुछ इसका बनाना है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एक्स एक्सिस में। हाँ, नहीं y एक्सिस ना जहाँ से ये हो वाइब्रेशन उसी डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में होगा, तभी जाके वो परपेंडिकुलर होगा किसको? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। वेव इस साइड जा रहा है, ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। क्लियर है ना? इज इट क्लियर नाउ? So wave इस तरह चल रहा है। नहीं, वेव x एक्सिस में जा रहा है। मैंने बोला ना डायरेक्शन ऑफ वेव डायरेक्शन। So ना तीनों perpendicular। रुको एक सेकंड, बनाने दो मुझे। अब हम बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? z एक्सिस में। कैन यू फील इट? इट्स इन z डायरेक्शन। क्लियर? हम लोग ये एक्चुअली में कैसे है? देखो, ये मान लो आप मैग्नेटिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? ये आपस में ऐसे वाइब्रेट होते हैं और ये आगे ऐसे वेव जाता है। इज इट क्लियर? सारी से परपेंडिकुलर है ना? फिर से एक बार, लाइक ये ऐसे चलता रहता है। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। दिस इज हाउ देखो, वेव इस डायरेक्शन में चल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। इज इट क्लियर? ऐसे, या ये दो आप कंसीडर कर सकते हैं ऐसे, दे गो लाइक दिस, ठीक है ना? इज इट क्लियर? वेव आगे की तरफ चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, वेव ऐसे जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव के डायरेक्शन में कितना एंगल है? 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। क्लियर है ना? आप आगे की तरफ जा रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। समझ आ रही है बात? फिर से एक बार, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस गोज इन दिस डायरेक्शन,
ये आपस में ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, क्लियर ना, ऊपर नीचे ऊपर ऐसे, ऊपर आगे की तरफ, ऊपर आगे की तरफ, बट वेव गोज इन दिस डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाट वी कॉल कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और ये किसको परपेंडिकुलर होते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये आपस में भी परपेंडिकुलर है ना। ये एक ऐसी वेव है जो किससे बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और किसको परपेंडिकुलर होते हैं, जो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसको भी ये परपेंडिकुलर होते हैं। इज एवरीबॉडी क्लियर विद दिस डेफिनेशन? कोई है जिसको ये समझ नहीं आया, प्लीज टेल मी राइट नाउ, आई विल एक्सप्लेन अगेन। एनीवन, आपको समझ आया? आर यू श्योर? आपको, आप में से किसी को प्रॉब्लम? फिर से एक बार सुनो, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो वाला वेव होता है, वो वाला रेडिएशन होता है जो किससे बना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज अपना फील्ड क्रिएट करता है उसके अराउंड, ठीक है ना, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड होगा, क्लियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड और इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड से बना होता है। आर वी क्लियर? फाइन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपका वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आपस में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। आप जब लिखोगे ना इसका डेफिनेशन, आप लिखोगे ये बना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन कौन सा, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट किया जाता है, एंड वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है। फाइन, आप क्या लिखोगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बना है और मैग्नेटिक फील्ड से बना है, जो कि आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, क्लियर है ना। वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, और ये किसको परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। आप आगे की तरफ जा रहे हो, ये भी आपस में क्या जा रहे हैं, ये भी आगे जा रहे हैं, लेकिन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इज इट क्लियर नाउ? आप लोग डेफिनेशन लिखो, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर दोस रेडिएशंस, शॉर्ट लिखो EM radiations are those radiations which are made up of vibrating electric field and vibrating magnetic field, vibrating electric field and vibrating magnetic field, which are perpendicular to each other। ये जो fields होते हैं they are perpendicular to each other, which are perpendicular to each other and also to the, which are perpendicular to each other, which are perpendicular to each other and also perpendicular to the, perpendicular to each other देखा ना, उसके बाद and also perpendicular to the direction of propagation and also perpendicular to the direction of propagation of wave and also perpendicular to the direction of propagation of wave and also perpendicular to the direction of propagation of wave. Is it clear? Is this clear? देखो यहाँ पे देख लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, क्लियर, और वाइब्रेटिंग है। आप वेव बना रहे हो ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन सा एंगल होगा इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री, ठीक है ना। ऑल्सो दीज टू फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। आप चेक करो, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ऑल्सो इफ यू गो इन द जेड डायरेक्शन, मान लो ये जेड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में क्या एंगल होगा, 90 डिग्री, क्लियर। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या एंगल आ रहा है, 90 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वाली रेडिएशंस होती है जो किससे बना होता है, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से और वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से, और ये दोनों फील्ड्स आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो दीस टू फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इज इट क्लियर नाउ? चलो एंजॉय, विल वाइंड अप हियर। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी।